प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का चौथा पाठ नन्हा फनकार इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। नन्हा फनकार। इस पाठ में एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है कि वह बच्चा कितने सलीके से काम करता है। वह पाठ शुरू करती हूँ। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो इस पाठ में यह बताया जा रहा है कि एक छोटा सा लड़का है। वह लड़का चौकोर पत्थर, मतलब चौकोर जो होता है उस तरह के एक लाल पत्थर है, उसके पास बैठ जाता है और जल्दी जल्दी से भगवान के लिए एक प्रार्थना, मतलब भगवान के जो प्रार्थना होती है उसको वह बुदबुदा रहा है, मतलब बोल रहा है। और छेनी और हथौड़ा जो होता है, हथौड़ा जिससे कील ठोकते हैं, और छेनी होता है जो टुकड़े टुकड़े में कोई चीज को काटा जाता है, तोड़ा जाता है। तो उसके हाथ में एक छेनी है और हथौड़ा है, और उसको उठाकर वह काम में जुट गया है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था, और कुछ दिन पहले से ही यह काम जो है वह करना शुरू किया था। वह क्या किया था? इस पत्थर पर घंटियों पर कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। घंटियों पर कुछ डिजाइन बनाना वह सीखा था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। और वह लड़का क्या किया? अधबनी मतलब जो आधा अधूरा बना हुआ था घंटी पर डिजाइन, तो वह क्या किया है? छेनी उस पर डाला है और उसकी नोक को उस पर टिकाई है, और बहुत ही सावधानी से उस पर हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने के लिए, मतलब हथौड़े जो घंटी जो है उस पर नक्काशी मतलब डिजाइन करने में वह जुट जा गया है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वो आंखें सिकोड़ लेता। और क्या होता है, उस समय जब वह लड़का काम कर रहा होता है तो हथौड़े से क्या करना पड़ता है? पत्थर पर वार करना पड़ता है, मतलब पत्थर को तोड़ना पड़ता है, और उसमें कटाव जैसा उभरता है, मतलब डिजाइन जैसा पत्थर पर बनता है। और जब वह पत्थर पर हथौड़ा मारता है तो क्या होता है? उसमें जो पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा है वह चारों तरफ से छितरा जाता है, मतलब फैल जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं आंख में ना चला जाए, इसलिए वह आंख को सिकोड़ लेता है। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग गाने लगते हैं, भाव में आ जाते हैं और कुछ गाने या भजन वगैरह गाते हैं। उसी तरह वह लड़का जो है अपना काम भी कर रहा है और कुछ गुनगुना भी रहा है। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए हैं। तो उस बच्चे के साथ और भी बच्चे हैं जो वे लोग भी काम कर रहे हैं। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख रहा था। केशव जो है 10 साल का ही है और अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था, और उनके पिताजी जो हैं वह सिखा दिए हैं इस तरह से डिजाइन बनाना, घुमावदार डिजाइन को बनाना। तो इस तरह से वह अपने पिताजी से सीखा है। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। तो यह जो घंटियां हैं उसको बनाना थोड़ा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन में तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, यह सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी बनाते हैं। वह सोचता है लड़का केशव कि एक दिन जरूर होगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ धीरे धीरे मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, मैं भी बहुत ही अच्छा बनाने लगूंगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मैं बारीक जालियां, महीन नफीस, यह सब जो होता है बनाने का डिजाइन होता है, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप,
इठलाकर चलते हुए घोड़े, तो यह सब पत्थर पर किस तरह से डिजाइन बनाया जाता है। तो यह सब सोच रहा है कि कुछ दिन में मैं सीख जाऊंगा जिस तरह मेरे पिताजी बनाते हैं। कई साल पहले तो देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर घंटियों पर डिजाइन बना रहे हैं। हथौड़ा है, छेनी एक हाथ में है और राइट हैंड में हथौड़े हैं, लेफ्ट हैंड में उसके छेनी हाथ में है। तो इस तरह से वह घंटियों पर डिजाइन बना रहा है। तो वह सोच रहा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं पिताजी जिस तरह से बनाते थे, बेल बूटे, कमल के फूल लहराते हुए सांप, बारीक जालियां, महीन नफीस, यह सब मैं कुछ दिन में बना लूंगा। क्योंकि कोई भी काम धीरे धीरे लोग सीखता है। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो उनके पिताजी जो हैं पैदा भी नहीं हुआ था जब कई साल पहले उसके माता पिता कहाँ से आए थे, गुजरात से आगरा आ गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। बादशाह अकबर जो है उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिला था, यही डिजाइन बनाने वाला काम मिला था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। मतलब आगरा में ये लोग बस गए थे। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खर खर के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। और यह लड़का है जो इतना तल्लीन होकर अपने काम कर रहा था कि उसको आसपास क्या आवाजें आ रही है वह आवाज भी वह नहीं सुन पा रहा था। लेकिन एक आदमी वहां पर आता है जो कि कह रहा है कि माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, क्या तुमने खुद बनाई है। तो पीछे मुड़कर केशव देखता है तो एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। अब यह कह रहा है कि केशव कह रहा है कि मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी के साथ जवाब दिया। और केशव जवाब दे रहा है कि आप तो खड़े होकर सब देख रहे हैं, तो मैं ही तो यह बनाया हूँ। आप देखते नहीं है कि मैं ही तो पत्थर को तराश भी रहा हूँ, मतलब पत्थर पर डिजाइन भी बना रहा हूँ। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। अब वह आदमी बोल रहा है कि तुम तो बहुत छोटे लग रहे हो, इतना सुंदर डिजाइन तुमने कैसे बनाया है। तो वह लड़का कहता है मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। अब वह आदमी बोल रहा है कि अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब वह आदमी भी बोल रहा है कि जब मैं 13 साल की उम्र में था तो मैं भी एक लड़ाई में भाग लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, कद मझौला था। मझौला मतलब न ज़्यादा लंबा था न छोटा था, बीच के साइज को मझौला कद बोला जाता है। तो वह लड़का अब जो है ठीक ठाक उसको देख रहा था। तो वह समझ रहा था कि यह आदमी जो है 30 के ऊपर का है और मतलब 30 के ऊपर एज उसका हो चुका है और मीडियम साइज का है उसका कद जो है, मतलब साइज। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आदमी किस तरह से लाल पगड़ी पहना है, सफ़ेद जो है ड्रेस पहना हुआ है। तो यह बोल रहा है कि वह गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए था। उसका बाल, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। और उसका चेहरा देखकर ही उसको पता लग रहा था कि यह काफ़ी जो है बड़ा आदमी है, मतलब धन दौलत वाला कोई आदमी जो होता है, जिस तरह से कपड़े पहनता है सलीका से, उस तरह से वह लग रहा था। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, क्योंकि वह आदमी जो था उसके गले में बड़े बड़े मोतियों की माला था, उंगलियों में वे काफ़ी कीमती अंगूठी पहने हुए था, तीखी नाक था, बड़ी बड़ी आँखें,
होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था, मतलब वह सोच रहा था उसके चेहरे को देख करके कि इस तरह के आदमी है, तो देखकर उसको लग रहा था कि काफी संपन्न धनी आदमी है वह। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ एक इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब दे देता, तो वह जो है आदमी एक नक्काशी की तरफ दिखाते हुए कहता है कि इस लड़ी में अभी काम बाकी है। और इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। और वह थोड़ी देर जैसे ही वहाँ पर दोनों में बातचीत हो रही थी कि देखा कि एक पहरेदार दौड़ता हुआ आ रहा था। बोला, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। तो वहाँ पर एक आदमी जो पहरेदार आता है वह व्यक्ति को बोलता है कि हुजूर आप माफ़ कीजिए, आप जो आए हैं इसका मुझे कोई पता नहीं चला है। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुक कर सलाम कर इन्हें। और वह जो है पहरेदार उसको कह रहा है केशव को कि यह जो आदमी खड़ा है यह कौन है, तुम इसको पहचानते नहीं हो, झुककर सलाम करो इसको। अब केशव का माथा ठनका। अब उसको लगा उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। और वह जल्दी में खड़ा हो जाता है, अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। और वह लड़का क्या किया उसको तो समझ नहीं आ रहा था, और अचानक उसके दिमाग में आया कि यह बादशाह अकबर ही हो सकते हैं। और वह सलाम करता है और खरगोश के जैसे दया की नज़रों से अकबर को देखने लगता है। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी, लेकिन अकबर को यह चीज़ अच्छा नहीं लगा जो यह पहरेदार इस तरह से क्यों इस छोटे से बच्चे को डरा रहा है। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और वह कह रहा है कि जाओ तुम अकेला कुछ देर के लिए मुझे छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़े हो रहे। और वह सोच रहा था कि जब तक बादशाह कुछ हुक्म नहीं दे देते तब तक मैं कैसे काम करूं, यह सब असमंजस में मतलब वह सोच रहा था। दिल तो उसका भी धक धक कर रहा था। यहाँ पर वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे नक्काशी का काम कर रहा है केशव, और अकबर जो है यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन वह मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए इस बच्चे को डर नहीं लग रहा है कि अकबर मुझे कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अब अकबर उनको नरम आवाज में पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव। उसने नपातुला जवाब दिया, केशव, क्या मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब लड़का बोल रहा है मेरा नाम केशव है। तो अकबर बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी जो तुम कर रहे हो, डिजाइन जो बना रहे हो घंटियों पर, क्या तुम मुझे सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया, मतलब हाँ कह दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम भी करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। और केशव जल्दी जल्दी में जाता है और पिताजी जो उनका काम करते थे छेनी हथौड़ा से, वह लेकर अकबर को दे देता है। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और दोस्त के जैसे अंदाज में, जिस तरह दो दोस्त कैसे आपस में बैठते हैं, उसी तरह अकबर भी जमीन पर बैठ जाते हैं और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोलते हैं, ठीक है अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो केशव यह सोच रहा है कि इतने बड़े आदमी यह छोटा काम कैसे करेगा। तो वह सकपका के मतलब मन में संकोच करके पूछ रहा है कि आप
क्या यह सब काम करेंगे? अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अब अकबर कह रहा है कि देखो, कुछ ही हफ्ते पहले मैंने कोई आदमी मिट्टी से भरे डलिया ले जा रहे थे, तो उसको भी मैं मिट्टी उठाया था, उसकी मदद की थी, तो क्या यह उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, वह सोच नहीं पा रहा था क्या करूं। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। तो किस तरह से छेनी को पकड़ना चाहिए, किस तरह से डिजाइन बनाते समय छेनी को हाथ में रखा जाता है, यह सब सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, केशव के पिता जिस तरह से उसको छेनी पकड़ने के लिए सिखाया था और हथौड़े पकड़ने के लिए, उसी तरह वह बादशाह को सिखाने लगा। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। और वहाँ पर कोयला जो होता है उस तरह से डिजाइन बना दिया है कोयला से पत्थर पर, और बोला कि बहुत ध्यान से, बारीकी से उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। मतलब क्या हुआ, जिस तरह से जो है केशव धीरे धीरे छेनी का उपयोग करता था, धीरे धीरे जो है हथौड़े से वार करता था, इस तरह से अकबर नहीं किया, थोड़ा जोर से कर दिया, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा गड्ढा बन गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। और वह कह रहा है धीरे से हथौड़े को मारना चाहिए। उसने करके दिखाया जी। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। तो वह लड़का कह रहा है कि आप जो हथौड़े से मारेंगे तो उस समय क्या होगा, आपको आंख भी थोड़ा बंद कर लेना होगा, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा हो सकता है आपके आंख में चले जाए। तो अकबर जो है मुस्कुरा देते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा और केशव भी हंस देता है। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। मतलब वह हिंदुस्तान का जो है राजा था, बादशाह था। वह लड़का भूल चुका था। मतलब उस छोटे से बच्चे को यह भी नहीं था, वह तो सीधा बच्चा था, उसे क्या मालूम। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। मतलब एक अनाड़ी से जो वयस्क मतलब जो बड़े आदमी थे, तो उस पर वह लड़का सिखा रहा था। यह सब उसको सोचकर अजीब सा लग रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो इस तरह से वह जो है आपस में बातें करता था, किस तरह से ठीक हो रहा है कि नहीं, मैं हथौड़े और छेनी ठीक तरह से चला रहा हूँ कि नहीं। तो जब अच्छा रहता था तो ठीक, या जो गलत होता था तो वो बता देता था कि इस तरह नहीं करना है। तो दोनों में आपस में बातचीत हुआ करता था। अकबर इत्मीनान से, मतलब धीरे से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत रास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। और दोनों इस तरह से खो गए थे काम में कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ पर बगल में और जो है लोग देख रहे थे उनको। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरह से यह बच्चा केशव जो है बहुत ही सुंदर डिजाइन उसमें लगा रहा था। अपने मन से भी उसमें कुछ ऐसा डिजाइन दे रहा था कि और भी सुंदर लग रहा था। होता है ना, कोई कोई डिजाइन जो कोई बनाते हैं तो कभी कभी लोग अलग से थोड़ा और अच्छे डिजाइन में बना लेते हैं। तो उसी तरह से केशव जो है और अच्छा बना रहा था। तो यह बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमी से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो इसका काम, केशव का काम देख करके जो है बहुत ही खुश हो गए। और वो बोले कि देखना, अकबर बोले कि देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार मतलब कलाकार तुम बनोगे और एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव पूछता है। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे,
तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अकबर बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कारखाना बनाऊंगा, उसमें बड़े बड़े कलाकार होंगे और उस कारखाना में बहुत बड़े बड़े शिल्पकार भी काम करेंगे, चित्र बनाने वाले कलाकार भी रहेंगे, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर के लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा और वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव पूछ रहा है, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। तो बोल रहे हैं, बादशाह बोल रहे हैं, कौन? अकबर बोल रहे हैं कि मैं जरूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। तो बहुत ही खुश हो जाता है केशव और उसके साथ साथ जो काम करते हैं उसको सारी बातें सुनाता है, किस तरह से अकबर उनसे बातें किए और उनकी मुलाकातें किस तरह से हुई, यह सारी बातें खुश होकर सबको सुना रहा है। रात हो चली, केशव बहुत थका हुआ पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब उनके पिता समझ गए थे कि अकबर से इसकी भेंट हुई है और वह उनके पिता बोलने लगे कि तुम तो अभी से छोटे से ही इतने तुम प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। और वह केशव कह रहा है अपने पिता को कि बादशाह हमको बोले हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बड़े ही नेक हैं, मतलब बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। उनके पिता बोले, तुम सही कहते हो। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। तो बता रहे हैं कि किस तरह से बादशाह जो है नया शहर बनाना चाहते हैं, कुछ कारण से। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। तो बादशाह जो अकबर को कोई बच्चे नहीं थे तो वे चिंता में रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। तो शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा, मतलब उसका नाम होगा शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तो बच्चों देखिए किस तरह से नगर जो है क्यों बसाना चाह रहे हैं अकबर, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे और उनके संतान नहीं होने के कारण उनको जो है कोई बोल दिए थे कि तुमको 3 संतान होगा, और 3 संतान हुए, इसलिए वो काफ़ी खुश हो गए। और बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। हूँ, केशव नींदी आवाज में बोला, मतलब नींद भरी आवाज जो होता है उसी तरह वो बोलता है कि हाँ ऐसी बातें हैं। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।